हेलो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम मंडप गमन खंड के बचे हुए हिस्से पर चर्चा करेंगे। शुरुआत के मंडप गमन खंड 1 और 2 वीडियो में हमने चर्चा की थी इसकी पद संख्या 156 और 66 पर। ठीक है, जब आप पूरी पद्मावत पढ़ेंगे तब आप मंडप गमन खंड में यह पाएंगे कि आपके कोर्स में मतलब मंडप गमन खंड में 3 पद पढ़ने हैं और उसमें एक पहले पद की संख्या 165 है, दूसरे पद की संख्या 166 है और तीसरे पद की संख्या है 167। प्रत्येक पद में 7 दोहे हैं छात्रों और 7 दोहे के बाद एक चौपाई है। ठीक है, ये क्रम पूरे पद्मावत में है, मतलब हर खंड में 57 खंड आपको पढ़ने हैं और प्रत्येक खंड में जितने पद हैं उन पदों में 7 दोहों के बाद एक चौपाई लगाई गई है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे 167 पद संख्या मंडप गमन खंड का, जो कि आखिरी पद है और उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठ सिंह छाला होई तपा, पद्मावती पद्मावती जपा। बैठ सिंह छाला मतलब कि राजा रत्नसेन सिंह के चर्म पर बैठे हुए हैं। सिंह की जो छाल होती है, चमड़े की छाल, उस पर बैठकर तपस्वी का वेश उन्होंने धारण कर लिया है और वे बैठकर पद्मावती पद्मावती नाम का जाप कर रहे हैं। दीठी समाधि ओही लागी, जेहि दर्शन कारण बैरागी। दीठी मतलब दृष्टि और समाधि का मतलब कि तपस्या में लग जाना, समाधि ग्रहण करना। राजा रत्नसेन वैरागी हो गए हैं और उनकी दृष्टि जो है हमेशा पद्मावती को ही ढूंढती रह रही है, अपनी समाधि में भी, जिसके दर्शन के लिए वह वैरागी हो गए। अगला जो पद है, अगला जो दोहा है वह है, किंगरी गहे बजावे झूरे, भोर सांझ सिंगी नीति नीति पूरे। किंगरी का क्या अर्थ है छात्रों? किंगरी का अर्थ होता है एक बजाने वाला, एक यंत्र है, वाद्य यंत्र है, किंगरी सिंगी। तो चूँकि वो वैरागी बन गए हैं और यह वैरागी जो है वह रानी पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती के लिए वे बने हैं, तो उनके लिए ही वह क्या कर रहे हैं, उन्होंने किंगरी अपने हाथ में ले ली है। किंगरी गहे मतलब किंगरी अपने हाथ में ले ली है, बजावे झूरे और उसको वो बजा रहे हैं। भोर सांझ सिंगी निति पूरे, और सुबह और शाम दोनों समय हर दिन वह क्या कर रहे हैं, सिंगी। सिंगी का अर्थ है सिंगी बजा रहे हैं और सिंगी बजाते हुए वह रानी पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती को याद कर रहे हैं। कंथा जरे आगी जनुलाई, विरह धंधार जरत न बुझाई। अब देखो राजा रत्नसेन की स्थिति क्या हो गई है, विरह की अग्नि में वो जल रहे हैं और इससे उनमें विरह का ताप इतना है, विरह की ज्वाला इतनी है, रानी पद्मावती से वो उन्होंने प्रेम किया है और उसके दर्शन की उन्हें इच्छा है। और इस विरह की अग्नि में उनकी जो कथरी है, कंथा का मतलब कंथा जरे, उनकी जो कथरी है, उनका जो कपड़ा है वो जल रहा है और इस तरह से जल रहा है जैसे कि किसी ने दावा, मतलब ऐसा लग रहा है उनके कपड़े ऐसे जल रहे हैं जैसे किसी ने वन में आग लगा दी है। विरह धंधार जरत न बुझाई, इसका अर्थ हुआ छात्रों कि उनके कहने, इसका विरह झंझार, विरह धंधार जरत न बुझाई मतलब कि उनमें विरह की ज्वाला इतनी ज़्यादा है कि वह बुझाए नहीं, बुझ रही है। नैन रात निसी जागे, चढ़े चकोर जानी ससी लागे। देखिए इस पंक्ति में भी
इस दोहे में भी राजा रत्नसेन की स्थिति के बारे में कवि ने बताया है कि उसकी जो आंखें हैं वो रात दिन जगी हुई है, हमेशा जगी हुई है, और इस जगते रहने से उसकी आंखें क्या हो गई हैं, लाल हो गई हैं। जिस तरह से चकोर चंद्रमा की तरफ देखता हुआ टकटकी लगाए रहता है, उसी तरह से राजा रत्नसेन जो है वह राजकुमारी पद्मावती की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए हुए हैं, और इससे रात दिन जगे रहने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई हैं। कुंडल गहे शीस भुई लावा, पावरी होऊं जहां ओही पावा। देखो अब यहाँ पर राजा रत्नसेन जो है उन्होंने अपने कानों में कुंडल जो पहने हैं उसे अपने हाथों से पकड़ा और अपने मस्तक को क्या किया, जमीन पर रख दिया, और वो कहते हैं कि पावरी होऊं जहां ओही पावा। वे कहते हैं कि उनका शरीर जो है वह पावड़ा बन जाए, जहाँ जहाँ से पद्मावती गुजरे, जिस रास्ते से गुजरे, उनका शरीर जो है छात्रों वह पावड़ा बन जाए, मतलब बिछावन बन जाए। जटा छोरी कै बार बहारों, जेहि पथ आव शीस तहवारों। जटा छोरी कै बार बहारों, इसका अर्थ है कि राजा रत्नसेन कहते हैं कि राजा रत्नसेन जो है अपनी जो जटाएं हैं वह खोल करके उस रास्ते पर बुहारों मतलब झाड़ू लगाएंगे जिस पथ पर राजकुमारी पद्मावती गुजरेगी। जिस पथ पर, अच्छा, जटा छोरी कै बार बहारों, मतलब कि अपनी जटाएं खोलकर वह वहाँ बहारू करेंगे, बहारेंगे, उस रास्ते को बहारेंगे। और जेहि पथ आव शीस तहवारों, जेहि पथ मतलब जिस पथ से रानी पद्मावती गुजरेगी उस पथ पर वह अपना शीश, अपना मस्तक वारों मतलब कि अपना मस्तक भेंट कर देंगे। चारिहु चक्र फिरौं में दंड न रहों थिरमार, होई कै भसम पौन संग धावो जहाँ परान आधार। तो इस चौपाई का तात्पर्य है छात्रों, चारिहु चक्र फिरौं में, चारों दिशाओं में मन उसे खोजता फिरता था, एक दंड के लिए भी मतलब एक पल के लिए भी उसका मन स्थिर नहीं रहता था, राजा रत्नसेन का मन स्थिर नहीं रहता था। होई कै भसम पौन संग, और कभी कभी वह सोचता था राजा रत्नसेन कि मैं भस्म हो जाऊं, नष्ट हो जाऊं, और भस्म होके मैं धूल बन जाऊं। धावो जहाँ परान आधार, और मेरा जो प्राण भस्म हो जाऊं, धूल बन जाऊं, और धूल बनकर मेरा जो यह शरीर है वह मेरे प्राणों के आधार राजकुमारी पद्मावती के पास पहुंच जाए। तो छात्रों इस वीडियो में जो है इस वीडियो में मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है राजा रत्नसेन का पद्मावती के प्रति समर्पण। और यह समर्पण इतना है कि वह राजा रत्नसेन वियोगी बन गया है, समाधि उसने ग्रहण कर ली है, और यह सब प्रयास इसलिए है ताकि वह पद्मावती के दर्शन कर सके, उसे एक नज़र देख सके। मंडप गमन खंड के शिल्प की विशेषता की बात करें तो यह जो है पूरी पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है, और इसमें जो शैली है, काव्य की शैली है, वह 7 दोहों के बाद चौपाई का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। मुझे उम्मीद है छात्रों कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।
इसका अगर टेक्स्ट आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है और इस लिंक पर जाते ही आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और साथ में जुड़े रहिए।